स्वागत है आपका इस नए क्लास में जिसमें हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी को देख रहे थे और इसमें जो अपना चैप्टर था जिसका नाम था खनिज और संसाधन। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें हम लोग बेसिकली जो है खनिज को पढ़ेंगे और हालांकि हम लोगों ने कई सारे खनिज पढ़ भी लिए हैं। ये चूँकि फर्स्ट क्लास नहीं है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा के संसाधनों के बारे में। ऊर्जा के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ रहे थे। तो हम लोग चलते हैं अपने उस टॉपिक की ओर। ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। ये धात्विक अधात्विक खनिज भी हम लोग पढ़ चुके थे, लौह अयस्क भी पढ़ लिए थे, अलौह भी पढ़ लिए थे, अधात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं ये भी पढ़ लिए थे। और अब जो है ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ना था। ठीक है, यानी यहाँ से हमें पढ़ना है। तो बेसिकली जो है ऊर्जा का अर्थ है कि किसी भी काम को करने के लिए क्षमता का होना। जैसे कि अगर गाड़ी हम लोग चला रहे हैं तो गाड़ी जो पार्ट्स हैं उसमें वो तो है ही, लेकिन उसे चलने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह कह देते हैं। आजकल कुछ गाड़ियाँ बैटरी पर भी चल रही है। तो कहने का ये आशय है कि गाड़ी को चलने के लिए उसके पार्ट के अलावे एक ईंधन की आवश्यकता होती है और उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ये पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, बैटरी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को करने, किसी भी काम को करने के लिए किसी मशीन या किसी जीव को जिस तत्व की, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हालांकि तत्व से कहना ठीक नहीं होगा, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जैसे हमने डीजल, पेट्रोल और बैटरी वगैरह बता दिया आपको। धूप भी एक तरह का ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, धूप को सोलर प्लेट के माध्यम से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं। सोलर प्लेट का यूज़ करते हैं, उससे बैटरी चार्ज करते हैं और चार्ज बैटरी से जो भी मोटर वगैरह हो आप चला सकते हैं। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो यहाँ हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम साइंस के क्षेत्रों को छोड़ करके ज्योग्राफी के क्षेत्र में देखेंगे। यहाँ हमें पढ़ना है ऊर्जा के दो स्वरूप को। एक होता है परंपरागत और एक होता है हमारा अपरंपरागत, या इसी को हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोत जो है, यहाँ पे ऊर्जा की बात नहीं कर रहा है, ऊर्जा स्रोत की बात की जा रही है। यानी कि जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है उसको ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग कई बार कहते हुए लोगों को सुने होंगे, ये मेरे आमदनी का स्रोत है, ये मेरे पैसा का स्रोत है, ये मेरे ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, उसी तरह से जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है, जहाँ से ऊर्जा आता है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और इस तरह से ऊर्जा स्रोत जो हो जाते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत या अपरंपरागत कहते हैं। परंपरागत कहने से आशय हमारा ये है कि जो चीज़ें लंबे समय से लगातार प्रयोग में है, जो हमारे परंपराओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि कोयला ये आज से यूज नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से प्रयोग में है। जैसे कि लकड़ी, ये भी लंबे समय से प्रयोग में है। तो वे ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में है और कंटिन्यूसली प्रयोग होते आ रही हैं, उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और परंपराओं से आगे बढ़कर जो हम यूज करते हैं उसको गैर परंपरागत या अपरंपरागत कहते हैं। जैसे कि हमारे परंपरा में क्या था, वस्त्र धारण करना। जैसे कि खानदान में किसी के मर जाने पर मुंडन कराना, सिर छिलवाना, मुड़ी छिलवाना, ये लंबे समय से तो परंपरागत हो गया। लेकिन गैर परंपरागत कहने का आशय ये हुआ कि जो परंपरा में नहीं थी और नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं नया पर, उसको गैर परंपरागत कह देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से ऊर्जा स्रोत भी दो तरह के हैं। एक जो लंबे समय से प्रयोग में है उनको परंपरागत कहा जाता है, और एक जो नए पर प्रयोग में लाई जा रही हैं उनको गैर परंपरागत कहा जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। आप इसे क्वेश्चन आंसर के तौर पर भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के हैं, और आंसर लिख लेंगे ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के हैं, एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत या अपरंपरागत। लिखा है कोयला एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा कि कोयला जो है एक ऐसा ईंधन है तो जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक तरह का जीवाश्म ईंधन है। दूसरा चीज, इसका मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग, ताप विद्युत समझ रहे हो, तो विद्युत जो है जल से भी बनाया जाता है, पवन से भी बनाया जाता है, साथ ही साथ ताप से यानी गर्मी से भी बनाया जाता है।
तो कोयला का उपयोग जो है गर्मी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और उससे जो भाप उत्पन्न होता है जल को गर्म करके, उससे विद्युत उत्पन्न होता है, और इस विद्युत को तापीय विद्युत कहते हैं। तो तापीय विद्युत में कोयला का यूज होता है। साथ ही साथ लौह अयस्कों के प्रगलन में, यानी लोहा की कोई चीज बनाई जा रही है तो उसे लोहा जो है मिट्टी से लोहा के रूप में प्राप्त नहीं होता है, लोहा के खनिज प्राप्त होते हैं। हालांकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं, लोहा के अयस्क खनिज। तो लोहा के अयस्क को पिघला करके लोहा बनाने में एक बड़ी मात्रा में कोयला का खपत होता है। तो कोयला का जो खपत है वो दो तरह से होता है, एक तो विद्युत उत्पन्न करने में, और दूसरा लौह जो अयस्क हैं उनको पिघलाकर लोहा प्राप्त करने में। ठीक है, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास विद्युत ना हो तो सोचो हमारे इस सभ्यता का क्या होगा। ना हम इस तरह से ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे, ना आप पढ़ पाएंगे। हमारा जीवन काफ़ी जटिल हो जाएगा, इतना सहज और इतना आसान नहीं रह जाएगा जितना कि आज है। और एक बात सोचो कि अगर हम ऐसा करें कि सारी जगह से लोहा को खत्म कर दें तो इस सभ्यता का क्या वजूद रह जाएगा। जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें भी लोहा का प्रयोग हुआ होगा, और लोहा का यदि प्रयोग नहीं हुआ है तो जिन मशीनों से ये बना है वो मशीनें लोहा से जरूर बनी होंगी। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का भी वजूद नहीं होगा यदि लोहा नहीं होगा। यहाँ तक कि आप जिस बेड पे बैठ के सो करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उस बेड और उस घर का भी कोई वजूद नहीं होगा अगर लोहा नहीं होगा। तो जो वर्तमान सभ्यता है, इस सभ्यता का रीढ़ लोहा और विद्युत है, और इन दोनों के लिए, इन दोनों के निर्माण में आप देख सकते हैं कि कोयला जो है एक महत्वपूर्ण तत्व का काम कर रहा है। इसलिए कोयला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है, और साथ ही साथ यह समाप्य है। समाप्य कहने का अर्थ है कि यह समाप्त हो जाने वाला है, और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि इसके बनने में करोड़ों वर्ष लगता है। अब सोचो वह चीज़ जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हमारी सभ्यता का वजूद नहीं है, अगर वह चीज़ एक साथ खत्म हो जाए और करोड़ों वर्ष बाद बनेगा तो क्या ही मतलब इस सभ्यता का होगा। इससे बचने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे भूगोलवेता हैं, जो विद्वान हैं, वो लोग विकल्पों को ढूंढ रहे हैं। विकल्पों को मतलब कि कोयला की जगह पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि सोलर, देखो एक नई खोज है कि धूप से भी हम लोग बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक विकल्प के रूप में हुआ। तो वे संसाधन जिनका खोज विकल्प के रूप में हुआ उनको जो है गैर या अपरंपरागत संसाधन कहते हैं। परंपरागत यानी जो लंबे समय से प्रयोग में आ रही हैं, और गैर परंपरागत जो अभी खोजी गई है। जैसे कि हमने सौर ऊर्जा का उदाहरण दिया, हवा से भी विद्युत बनाई जा रही है। आप ये सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ऊपर पंखे लगा लो, उसमें मोटर लगा लो, तार खींच लो, बन गया, विद्युत बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो है विकल्प के रूप में खोजी जा रही है, और इन्हीं को गैर परंपरागत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जो है 80% कोयला गोंडवाना समूह के हैं। आप इसे नोट करेंगे तो जो कोयला है भारत में, हम भारत के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, कोयला जो है वह दो समूहों में पाई जाती है, दो तरह की पाई जाती है। एक है गोंडवाना और एक है टर्शियरी। यहाँ पे यह र नहीं होगा, यहाँ पे ये र आ गया है, ठीक है, ये हटा देना, टर्शियरी। तो गोंडवाना और टर्शियरी दो तरह के कोयले हैं। और अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इसमें अंतर क्या है। देखो ये अलग अलग युग के हिसाब से, जैसे हम कहें कि ये मोबाइल है 2015 मॉडल का और ये मोबाइल है 2026 मॉडल का, तो इसमें आप अंतर शायद सहज समझ पा रहे होंगे कि 2015 वाले में कुछ चीज़ें अलग होंगी और 2026 वाले में कुछ चीज़ें अलग होंगी। उसी तरह से टाइम पीरियड के आधार पर जो है ये कोयला दो तरह के हैं, एक गोंडवाना है और एक टर्शियरी है। गोंडवाना जो है वो बहुत पुराना कोयला है, ये आप यूँ कह सकते हैं 20 से 30 करोड़ वर्ष पुराना है ये। और ये जो है 6.6 करोड़ से लेकर के और 25 लाख या 20 लाख कह सकते हैं लाख वर्ष पुराना है। 6.6 करोड़ से लेकर के 20 से 25 लाख वर्ष तक ये पुराना है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पुराना कोयला जो है वो क्या बोलते हैं इसको, गोंडवाना हो जाएगा, और नवीन कोयला जो है वो टर्शियरी हो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताएं,
आपके घर में अचार होगा, अचार, आप पता है अचार सुन के थोड़ा सा मुंह पर नहीं आया होगा, खैर उसे संभालते हुए उत्तर दीजिए कि उन अचारों में आपके पास दो तरह के होंगे, एक पुराना वाला अचार और एक नया वाला अचार। आप किसे खाना पसंद करते हैं? अगर खाना खा रहे हैं और आपने अचार डिमांड किया मम्मी से, तो आप मम्मी से कौन सा अचार मांगेंगे, नया वाला या पुराना वाला? ऑफ कोर्स आप पुराना वाला ही डिमांड करेंगे। कारण, क्योंकि ये नया वाला जो है इसमें कुछ गुणों की कमी होंगी और कुछ अशुद्धियां इसमें होंगी, जैसे कि मसाले का तीतापन होगा, जैसे कि आम का कसा होगा, कड़वापन जिसको कहते हैं। और पुराने वाले अचार में ये सारी कमियां निकल चुकी होंगी और वह शुद्ध रूप से खट्टा एक अच्छा खासा अचार बन गया होगा। ठीक कोयला के साथ भी वही है। कोयला जो है पेड़ पौधे के अवशेष से बना है और जितना ये पुराना हुआ इससे अशुद्धियां खत्म होती गई और ये शुद्ध रूप में कोयला का निर्माण कर लिया, उससे जलवाष्प वगैरह की मात्रा भी कम हो गई और बहुत अच्छा जलने वाला कोयला बन गया। तो सबसे जो बेहतर कोयला है हमारे भारत में वो है गुणवाना और अधिक मात्रा में भी है। याद रखना ये 80% की मात्रा में लगभग भारत का 80% कोयला गुणवाना समूह का है और बाकी सभी जो है टर्शियरी समूह के हैं। लिखा है झारखंड बंगाल के कोयला पट्टी जैसे झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, ये और ये झारखंड में है और ये रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ये आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और झरिया जो है और बोकारो जो है ये झारखंड में है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम जो है ये तरल सोना कहलाता है, इसको तरल सोना कहते हैं क्योंकि अरब जैसे देश को भी देख लो पेट्रोलियम के बल पर वो कितना विकसित हो चुका है, तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण जो है ये भी कोयले की तरह लाखों करोड़ वर्ष में होता है। प्रमुख क्षेत्र जो पेट्रोलियम का है अपने भारत में वो असम है। असम का डिगबोई है, यहीं पे सबसे पहले पेट्रोलियम क्षेत्र का जो है खोज हुआ था और सबसे पहली बार यहीं से पेट्रोलियम निकाली गई थी। तो याद रखना है पेट्रोलियम का सबसे पुराना क्षेत्र कहाँ है, तो डिगबोई में है और डिगबोई कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, गुजरात का अंकलेश्वर, ये दो है महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। मुंबई हाई 2 नंबर पर खोजा गया, ये अरब सागर में स्थित है और 1973 में ये खोजा गया, लेकिन 1976 में ये खोजा गया और 1976 में जो है इससे उत्पादन शुरू हो गया। कहने का ये अर्थ है कि 73 में जो है तेल की खोज हुई, लेकिन 76 में सबसे पहली बार इसे कंटिन्यूअसली तरीके से चालू कर दिया गया। पता चल गया था 73 में, नहीं पूरी तरह से उसको शुरू करने में, उसे जारी करने में 3 वर्ष का समय लगा और 76 में जो है इससे उत्पादन शुरू हो गया था। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी के लाइन है ये सारे के सारे। पेट्रोलियम के साथ पाई जाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस यानी कि जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में सीएनजी और पीएनजी मुख्य है। जो पेट्रोलियम है वो नीचे क्षेत्र में रहता है और उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे फंसे हुए अवस्था में रहता है ये आपका प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैसों में 2 प्रमुख हैं, एक सीएनजी और एक पीएनजी। ठीक है, याद रखना है सीएनजी और पीएनजी 2 महत्वपूर्ण गैसेज हैं। खास करके कृष्णा और गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में इनका भंडार पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीएनजी या पीएनजी या यूं कहते कि प्राकृतिक गैस का भंडार भारत के किस क्षेत्र में है, तो आपको बताना है कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन में। और अब पढ़ना है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को, जिसमें इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि नवीकरणीय होती है। नवीकरणीय कहने का अर्थ या आशय ये है कि ये आसानी से बनाई जा सकती हैं और कम समय में और जल्दी ही यह फिर से बन जाती हैं। इसकी पुनः पूर्ति संभव है और इसलिए जो है जब इसका हम यूज़ करते हैं तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं होती है कि ये खत्म हो जाएगा या खत्म होने पर हम क्या करेंगे। जैसे कि कोयला के लिए चिंता बना रहता है कि यदि कोयला खत्म हो जाएगा तो इस सभ्यता का क्या होगा, ठीक उस तरह से इसके साथ जो है समस्या नहीं है। आगे है तो यहाँ पर आपको याद रखना अपरंपरागत या गैर परंपरागत में आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और साथ ही साथ आ जाएगा
जैव या भूतापीय ऊर्जा। आगे है खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। अब देखो यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि जितने भी संरक्षण से संबंधित होंगी, पर्यावरण से संबंधित होगा या पॉलिटिकल थॉट को बनाने वाली जो क्वेश्चंस होंगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि एक बेहतर नागरिक बनने के लिए इन सभी चीज़ों का जानकारी होना जरूरी है। और सरकार चाहती है कि आप सरकारी नौकर बने या ना बने, एक बेहतर नागरिक जरूर बने। और इसलिए ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछेगा कि खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। खनिज संसाधन का जो संरक्षण है, खनिज संसाधन का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कारणों को रखा गया है, जैसे सतत पोषणीयता। ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो आपको सबसे पहले सतत पोषणीयता के बारे में बता दें। तो सबसे पहले सतत पोषणीयता समझ लो। सतत पोषणीयता का अर्थ है कि विकास का एक ऐसा मॉडल जिसमें हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के डेवलपमेंट को तय करना चाहिए। जैसे कि हम अभी अंधाधुंध तरीके से अपने आप को डेवलप कर लें और सारी संसाधनों को खत्म कर दें। ऐसा करने से समस्या ये होगा कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को इन चीज़ों के कमी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में जो हमारी सभ्यता अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से विकास कर रही है, इसका विकास कुछ दिनों बाद रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, और ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो विकास का एक ऐसा मॉडल, एक आप अलग से क्वेश्चन लिख लेंगे कि सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं, और आंसर के रूप में लिख लेंगे कि विकास का एक ऐसा मॉडल जिसमें हमें आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए